हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 31 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 30 मई को। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा और उसका स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अच्छा, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है, 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया है और आपको पता होगा 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट। तो ये दिवस भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस हर साल 30 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया था। देखिए, भारत तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन गोवा आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। किनसे आज़ाद हुआ था? पुर्तगालियों से, क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। तो 1961 में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था और गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। गोवा की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के मैप में आप गोवा की लोकेशन देख सकते हैं। राजधानी है इसकी पणजी और गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। राज्यपाल कौन है? वर्तमान में PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। विधानसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। और इसके पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक है। यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको याद रखना है, कोंकणी बोली जाती है। गोवा में कौन कौन से नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है? तो मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य ये गोवा में है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये भी गोवा में है। दोस्तों, सलीम अली के बारे में आपको याद रखना है, इन्हें हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मादेई वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में और बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर गोवा के स्थापना दिवस की बात हुई है तो भारत के प्रमुख राज्यों का स्थापना दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। गुजरात दिवस 1 मई को। झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, जब बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। सिक्किम दिवस 16 मई को। तेलंगाना दिवस 2 जून को और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में उन राज्यों के नाम बताने हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2 राज्यों को बताए देते हैं, बाकी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला राज्य है मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। तो इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। ये 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, उसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस भी 30 मई को मनाया जाता है। अच्छा, पुर्तगालियों की बात आई थी अभी यहाँ पर, तो भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था और ये 20 मई 1498 को आया था केरल के कलिकट बंदरगाह पर, जिसे अब कोझिकोड बोलते हैं। कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। अच्छा, पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में है और पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल
रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया है? आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से। तो अभी हाल ही में ओडिशा के तट पर इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अच्छा, ये जो मिसाइल है ये रुद्रम सेकंड है और इसका जो पहला वर्जन आया था वो आया था 2020 में। तो उसका 2020 में परीक्षण किया गया था और यह एक स्वदेशी मिसाइल है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर बात आई है राफेल की। तो राफेल विमान को भारत ने किस देश से खरीदा है? फ्रांस से। तो पहले 36 विमान खरीदे थे भारतीय सेना के लिए भारत सरकार ने, लेकिन अब भारतीय नौसेना के लिए भारत सरकार के द्वारा 26 राफेल विमान खरीदे जाएंगे। यहाँ पर बात आई है मिराज की। तो मिराज जो है ये भी फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, लेकिन वर्तमान में भारतीय सेना के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर बात आई है तेजस की। तो तेजस के बारे में आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उससे उड़ान भरी थी। तो तेजस विमान से उड़ान भरने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और तेजस विमान किसके द्वारा बनाया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, यानी HAL के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप रुद्रम सेकंड मिसाइल को देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखती है रुद्रम सेकंड मिसाइल। इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है। रुद्रम मिसाइल के बारे में आपको याद रखना है कि यह एक स्वदेशी घरेलू एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी यह अपने आप को रेडिएशन से बचा सकती है और इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर की और इसको लड़ाकू विमान से छोड़ा जा सकता है और ये दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। रुद्रम सेकंड मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने रूस से इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है? तो ये रूस का है। तो इसका अधिग्रहण अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। आगरा में भारतीय वायुसेना के द्वारा भीष्म नाम का पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में पदभार संभाला है। अच्छा, अभी हाल ही में DRDO के द्वारा एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया था जिसका नाम था स्मार्ट। स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो स्मार्ट मिसाइल DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए बूस्टर को डिस्कस करते हैं। मिसाइल की बात आई है तो भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। और दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। अच्छा, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1998 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है जिसे हम विंग्स ऑफ फायर बोलते हैं। ये तो बात हुई मिसाइल मैन की। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड ने। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अभी हाल ही में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में गोवा में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। REC लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। CMD हैं विवेक कुमार देवगन और यह भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है। यह पूरे भारत में बिजली परियोजनाओं को वित्त पोषित और बढ़ावा देता है, यानी कि बिजली परियोजनाओं को पैसा उपलब्ध कराना, फंड उपलब्ध कराना किसका काम होता है? REC लिमिटेड का होता है और यह भारत में बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा भी देता है। बात आई है पुरस्कार की, तो 2024 के प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2 लोगों को दिया गया था 2024 में, डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन को।
बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया था। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार दीपा भंडारे को दिया गया था। तेंजिंग नोर्गे सम्मान सविता कंसवाल को दिया गया था। आपको याद रखना है कि जो तेंजिंग नोर्गे हैं ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी के साथ गए थे, यानी कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर भारत सरकार के द्वारा तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया जाता है। तो सविता कंसवाल को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था। स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 का खिताब इंदौर और सूरत को दिया गया है संयुक्त रूप से। चलिए बूस्टर को डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत की बात आई थी यहाँ पर, तो विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से। विद्युत धारा क्या होती है? तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। अच्छा, जो डायनेमो होता है ये क्या काम करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब का निर्माण किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहरी रोपवे कहां बनाया जा रहा है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बेंगलुरु की बात आई है तो बेंगलुरु में कौन सी पहली घटना हुई है? तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की जाएगी। भोपाल में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस थाना बना है। रोपवे का मतलब क्या होता है? तो रोप का मतलब होता है रस्सी और वे का मतलब होता है रास्ता, यानी रस्सी पर जो रास्ता होता है या रस्सी के माध्यम से जो रास्ता बनाया जाता है उसे रोप वे बोला जाता है। तो रोप वे में इस प्रकार से तार होते हैं और तारों के माध्यम से ये ट्रॉली चलती है और इसमें व्यक्ति बैठे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसी को हम रोप वे बोलते हैं। तो वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस रोपवे को पर्वतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। यह जो रोपवे बनाया जा रहा है यह वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। 2024 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर एक दो घटनाएं डिस्कस नहीं करेंगे, पूरी 15 घटनाएं डिस्कस करने वाले हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? पाली, राजस्थान में। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना है? धर्मशाला। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC बैंक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? नाइजीरिया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? कोलकाता में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, ओडिशा में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। की स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी हाल ही में लोकपाल के सचिव बनाए गए हैं। प्रोफेसर नईमा खातून का नाम आया है, तो AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। नलिन नेगी अभी हाल ही में भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बने हैं। और N चंद्रशेखरन अभी हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष बने हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो IAS ऑफिसर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, तो उन्हें अभी हाल ही में भारत के लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। भारत के लोकपाल कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। तो जो अजय मानिकराव खानविलकर हैं इन्हीं के सचिव बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इस बात को याद रखिएगा। हमारे देश में जो लोकपाल की व्यवस्था है उसमें एक अध्यक्ष होता है जो अभी वर्तमान में अजय मानक राव खानविलकर हैं, और इसके अलावा 8 सदस्य होते हैं। तो 4 सदस्य न्यायिक होते हैं, यानी जिनका संबंध न्यायपालिका से रहा है, और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या उनकी 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल क्या है? तो यह एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। तो लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। भारत के प्रमुख पदाधिकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सांबरिया। नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के? V अनंत नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल चेस में भारत के R प्रज्ञानंद ने पहली बार किसे हराया है? मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, जिनका संबंध नॉर्वे से है। तो उनको अभी हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने क्लासिकल चेस में हराया है। तो R प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को किस प्रतियोगिता में हराया है? तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में उन्होंने ये कारनामा किया है। इसके अलावा जो R प्रज्ञानंद है उनकी एक बहन है जिनका नाम है R वैशाली। तो उन्होंने भी नॉर्वे टूर्नामेंट में महिलाओं की क्लासिकल चेस में टॉप स्थान हासिल किया है और उन्होंने भारत की ही कोनेरू हम्पी को हराया है। क्लासिकल चेस का मतलब क्या होता है? तो इसे धीमी शतरंज भी बोला जाता है। तो इसमें जो चाल चली जाती है वो बहुत समय लेकर चली जाती है, यानी कि खिलाड़ी अपनी एक चाल को घंटों में भी चल सकता है। तो इसे क्लासिकल चेस बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, जो 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि 2001 में बनी थी। वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बने हैं? P श्याम निखिल। 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है? R वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 से 2026 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत को अभी हाल ही में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है 2024 से 2026 के लिए। कजाकिस्तान की बात करें तो SCO शिखर सम्मेलन 2024 के लिए अध्यक्ष कौन है? कजाकिस्तान। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन 2024 का अध्यक्ष है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का अध्यक्ष कौन है? इटली। तो कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय सलाहकार मंच है जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी और इसके 12 सदस्य हैं, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। चलिए बूस्टर डिस्कस करते हैं। तो एशिया महाद्वीप के जो संगठन है उनके मुख्यालय डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसे हम आसियान बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। तो ये सभी मुख्यालय नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री फायर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा नासा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की और CNSA ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। तो प्री फायर का मतलब है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए
अभी हाल ही में क्यूबसैट नामक लघु उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, यानी कि जो प्री फायर मिशन है इसके तहत क्यूबसैट नामक सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो ये सैटेलाइट क्या काम करेंगे, तो पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाली ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। तो ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो नासा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बना रहा है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अभी हाल ही में नासा ने पेस मिशन लॉन्च किया है। नासा और जाक्सा जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इन दोनों ने मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है। नासा के द्वारा चंद्रमा के लिए 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। स्पेस से रिलेटेड बूस्टर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पर गया था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन, जो कि सोवियत संघ का था। 1961 में ये अंतरिक्ष में पहुंचा था। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये भी सोवियत संघ की है। ये 1963 में गई थी। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? अपोलो 11। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में या तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा 2023 में भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा $2.6 बिलियन का। तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि 2023 में भारत को $2.6 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। बात कर लेते हैं एडीबी की। तो एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है मांडलुआंग, मनीला, फिलीपींस में। और इसके सदस्य हैं 68। भारत भी इसका सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं। तो ट्विटर के मालिक, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। तो वो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। उनकी संपत्ति बताई गई है $209.7 बिलियन की। और ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें टॉप 10 में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। 11वें स्थान पर मुकेश अंबानी है, जिनकी संपत्ति $113.5 बिलियन बताई गई है। और गौतम अदानी 18वें नंबर पर हैं। और फोर्ब्स को आप याद रखिएगा कि ये अमेरिका की एक मीडिया कंपनी है। देखिए, पहले स्थान पर एलन मस्क हैं और दूसरे स्थान पर हैं कौन? जेफ बेजोस। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? मेजर राधिका सेन को। रिटेल डायरेक्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 7। विजय खंडूजा किस देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं? कैमरून। सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लिहोत्से पर 2 बार चढ़ाई पूरी की है। उनका संबंध किस राज्य से है? यूपी। एक सीजन में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अपूर्व चंद्रा। किस देश में तलाक को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 29 मई को। भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? पपुआ न्यू गिनी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 कौन बने हैं? मोहम्मद वसीम। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस संस्थान के साथ सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल को लेकर समझौता किया है? आईआईटी बॉम्बे। जनरल नॉलेज के पिटारे में हम महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन और प्रवेश की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी?
तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1945 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। आपको ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।